समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। अब हम ये पढ़ने वाले हैं खंड 2। समय के बेहतर तरीके से यूज करने के लिए 30 सिद्धांत इस बुक के अंदर दिए गए हैं और उन 30 सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है समय की लॉन्ग बुक रखे। लॉग बुक रखे। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है समय की लॉग बुक रखे। घड़ी को न देखते रहें, वही करें जो यह करती है। चलते रहें। इनका कहना है कि चलते रहें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको ये हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। समय के मामले में भी यही नीति है। एक डायरी ले और एक सप्ताह तक ये रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉन्ग बुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ तक चली। समय की अपनी लॉन्ग बुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और हाँ, लॉन्ग बुक के पहले कॉलम में गतिविधि के बजाय घंटे लिखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल न छूट पाए। सुबह 6 से उठना, चाय बनाना, नित्य कर्म। सुबह 6:30 से 7 पड़ोस से बातचीत करना, अखबार पढ़ना। 7 से 7:30 टीवी न्यूज़ देखना। ठीक है। 7:30 से 8 नहाना और पूजा पाठ करना, नाश्ता तैयार करना, ऑफिस जाना, आराम करना, टीवी देखना, पार्टी कार्यक्रम या समारोह में जाना, टीवी देखना। ठीक है। सोना, दिन भर मोबाइल पर बातचीत 45 दिन भर में मोबाइल। आप चाहें तो लॉन्ग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखे। गारंटी है कि इससे आपकी आंखें खुल जाएगी। इससे आपको ये पता चल जाएगी कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फ़ोन पर अपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर ले। इंटरनेट पर अपने कितना समय दिया, ये भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपने कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी, सामाजिक मेल मिलाप में खर्च करें। देखिए, इंसान सिर्फ यही इतिहास मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं। देखिए, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसलिए आपके मन में आलसी, तो इसलिए आपके मन में भी एक इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि लोग बुक रखने की क्या ज़रूरत है। आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहाँ जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ न करें। लॉन्ग बुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझे जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसलिए खुद को अनुशासित करें और समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुँचने से पहले लॉन्ग बुक रखें। देखिए, लॉन्ग बुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए
मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है। एक्सरे रे की तरह ही वह लॉन्ग बुक भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। ये कभी न भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता ये जानना है कि आपका समय कहाँ और कितना खर्च हो रहा है। लॉन्ग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण है और कौन से महत्वहीन है, कहाँ से समय निकाला जा सकता है और किन कामों को पूरी तरह या आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जीवन का एक जिसे करना हमारी शक्ति में है, उसे न करना भी हमारी शक्ति में है। छोड़ जा सकता है। जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी नई चीज़ को करने के लिए आपको कोई पुरानी चीज़ छोड़नी होगी। अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। अब चूंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी होगी। अतः पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए आपका दिल पत्थर का कर ले और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करिए जितनी निर्ममता से कोई सर्जन आपके सीने पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्ची को जायज़ और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। इतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसे ये आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन की लॉग बुक हो। आपके विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियां निरर्थक है या किन गतिविधियों से आप ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिनमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचें, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप कई गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में आप आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए आपको अतिरिक्त समय की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करके अपना समय खाली कर ले। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरणों पर गोला लगा ले जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रहते हैं। बिल्कुल सही बात है साहब। जैसे टीवी देखना या मोबाइल फ़ोन पर लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना है, यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराग दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे, जिन्हें आप अनुत्पादक कामों से निकालकर उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। देखिए, अगर लॉन्ग बुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप में आकर जवाब देते, मैं तो ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करता। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह ये नहीं मानता कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। उसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता है कि वह कोई गलत चीज़ कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के दरअसल दोष आपका नहीं है, वास्तव में आपको तो यह एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है, कहाँ हो रहा है। यह एहसास तो लॉग बुक करने के बाद ही होता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉन्ग बुक रखें। गुमशुदा होने की बात करें तो यह समझ पाना मुश्किल है कि वे 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं जो 8 घंटे की नींद और 8 घंटे की नौकरी के बाद बचते हैं। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। ठीक है, आपने जो है अपने समय को मॉनिटर कर लिया, एक घंटे आधे घंटे के को आपने मॉनिटर कर लिया, क्या काम आप कर रहे हो। उसके बाद में आपने जो अनावश्यक इम्पोर्टेंट काम को डिवाइड कर लिया। देन आपको करना है कि आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आर्थिक लक्ष्य बना के उन
उस समय जो आपका बेकार के कामों में लग रहा था उसको अपने ज़रूरी काम में लगाएं। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है। ये सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपको कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है तो आप वहाँ तक पहुँचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये जान ले कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। लक्ष्य दो तरीके के होते हैं, सामान्य लक्ष्य ये बोलते हैं कि हाँ मैं निश्चित किया हुआ मैंने और ये मैं पाकर रहूँगा। निश्चित लक्ष्य, सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा। ये सामान्य लक्ष्य, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊँगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूँगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊँगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगा। स्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसका एक उदाहरण देखें। एक सेल्समैन की पत्नी अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात यह थी कि उस साल लंबे समय तक भर्ती रही। हैरानी की बात ये थी कि इस साल सेल्समैन ने अपने सामान्य औसत से लगभग दुगना सामान बेचा। जब उससे उसकी सफलता का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि अस्पताल का बिल उसके सामने रखा था और वह सटीकता से जानता था कि बिल चुकाने के लिए उसे कितना सामान बेचना होगा। इस कारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर सकता है, बशर्ते उसके सामने लक्ष्य हो। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत है, अमीर बनने का मतलब है पैसा होना, बेहद अमीर बनने का मतलब है समय होना। आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। आपको पहले तो यथार्थवादी ढंग से यह तय करना है कि आप हर महीने कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं और फिर गणित की सहायता से यह पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। ये पता लगाना है कि इस धनराशि को कैसे कमाया जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये लाभ होते हैं तो गणित आसान है, उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट बेचने हैं। यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर महीने 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे। औसत का ये जानने के बाद अब वह काम को टाल नहीं सकता। अब वह मूड न होने या बोरियत का बिल नहीं बना सकता, इसलिए क्योंकि कागज पर अंकों का गणित उसे बता रहा है कि अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे हर दिन इतना काम करना ही पड़ेगा। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए उदाहरण में अगर दुकानदार शाम तक 8 प्रोडक्ट बेच लेता है तो वह जान पाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है, परंतु अगर वह 8 प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है तो उसे ये ऐसा हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब अगले दिन उसे 8 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने होंगे। आर्थिक लक्ष्य 20-20 क्रिकेट मैच के लक्ष्य की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य
क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस औसत से रन बनाना है। हर ओवर के बाद अपेक्षित औसत घटता बढ़ता रहता है और यही मासिक या वार्षिक आर्थिक लक्ष्यों के बारे में भी सही है। आर्थिक लक्ष्य बनाना और उनके संदर्भ में अपनी प्रगति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में मुगालते में रहते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, मेहनत का मतलब हमेशा सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए ये ज़रूरी है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। आर्थिक विश्लेषण में हमें ये पता चल जाता है कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि आपका आउटपुट क्या है। यानी महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कितना सफल हो रहे हैं। अगर आपको ये फसल पसंद नहीं है तो आप काट रहे हैं, तो इस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत हमारे सामने है और इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।